नमस्कार। मेरा नाम है हरीश कुमार और मैं आप सबके लिए डिकोडिंग 24x7 पे लाइव हूँ। आज हम बात करेंगे भारत के डिफेंस डील पे, ट्रेड डील पे और ये जो सामरिक व्यवस्थाएं चल रही हैं पूरे विश्व में, आज उसके ऊपर हम बात करेंगे। और हमारे साथ सुदर्शन चक्रपाणी जी जुड़े हैं, जो 25 सालों से नेवी में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, भारत के स्ट्रेटेजिकल हेड रह चुके हैं और थिंक टैंक कहा जाता है इनको। और इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये सामरिक परिस्थितियां जो बनी है, इसमें भारत कितना मजबूत है, ये ट्रेड डील में भारत की स्थिति अभी क्या है, और ये उसको बहुत ही आसान भाषा में आप सबके सामने समझाने की कोशिश करेंगे। सर, स्वागत है आपका। हरीश, सबसे पहले जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। और मुझे बड़ी खुशी होती है आपके साथ मिलके, आपके सभी श्रोताओं से रूबरू होने में। और हम डेफिनेटली कोशिश यही करते हैं कि सरल भाषा में समझा सकें कि विश्व में क्या हो रहा है, उसका जो इम्पैक्ट है भारत पे क्या पड़ता है, और हमें आगे चल के हम क्या देखने हो सकता है हम देखें, और हमें क्या करना चाहिए। तो जी लेट्स बिल्कुल। स्टार्ट। जी सर। सर, सबसे पहला ही सवाल मैं ट्रेड डील के बारे में बात करूंगा। ये जो टैरिफ टैरिफ खेलने की आदत है अमेरिकी राष्ट्रपति को, कभी सुनते हैं कभी तोला, कभी माशा, कभी वो कहते हैं कि टैरिफ डाल देंगे, कभी कहते हैं टैरिफ रिमूव कर देंगे। कुछ दिनों पहले ये बात चल रही थी कि इंडिया से ट्रेड डील नहीं होगा, अब सुनने में आ रहा है कि भाई इंडिया ट्रेड डील कर लेगा। और जानकारी ये बता रहे हैं कि ये डिप्लोमेटिक जीत है भारत की। सर, इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि चल क्या रहा है, मामला क्या है। देखिए हरीश जी, सबसे पहले आपको एक बहुत सरल चीज समझनी चाहिए। अमेरिका का अमेरिका अपने आप को विश्व का फूफा समझता है। भाई, हम हिंदी भाषी सब जानते हैं कि फूफा किसको कहते हैं। वो अपना फूफागिरी करते रहते हैं अमेरिका जी। अब इनके लिए दूसरा तरीका ये है, और मतलब आपको झटका देगा और आपको झटके से ऐसा महसूस कराएगा कि भैया हम मर गए, हम फटाफट आपसे बात मान ले, आपकी बात मान ले। ये अमेरिका का तरीका रहा है, चाहे वो युद्ध में हो, चाहे वो ट्रेड डील में हो, चाहे वो डिप्लोमेसी में हो। ये अमेरिका का हमेशा का तरीका रहा है। तो यही अमेरिका का तरीका अपना रहा है यहां पर भी। उसने क्या किया ये आप मत भूलिए। सबसे पहले जानना जरूरी है कि अमेरिका ये सब कर क्यों रहा है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था जो है वो उतनी अच्छी नहीं है जितना हम सब समझते हैं। हमने आज तक यही माना है कि अमेरिकी डॉलर जो है वो सबसे स्टेबल करेंसी है, सोने से भी बेहतर है, और सब के सब अमेरिकी डॉलर के ऊपर विश्वास करते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि अमेरिका के जो रवैया रहा है कि अगर उसके पास पैसे कम पड़ जाएं तो वो डीवैल्यू नहीं करता, वो और डॉलर छाप देता है, क्योंकि उसका जो डॉलर है वो किसी और मापदंड के साथ नहीं एसोसिएटेड है। जैसे पहले आपको याद होगा कि हमने अपना सोना गिरवी रखा था कि भाई हमें कुछ बिल्कुल। है ना, फॉरेन एक्सचेंज मिल सके। अमेरिका के पास ऐसा कोई गिरवी रखा हुआ सोना नहीं है, या ऐसा कोई सोना का भंडार नहीं है जिसके साथ वो डॉलर को पेग करता है। तो उसकी जितनी मर्जी है वो डॉलर छापता रहता है। उसका जो डेट है वो पहुंच गया 100% जीडीपी से ज्यादा। तो उसकी अर्थव्यवस्था जो है, उसका जो डेट सर्विसिंग है, मतलब सिर्फ 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 उसको जो पैसे लौटाने हैं लोगों को इंटरेस्ट के रूप में, वो ही बहुत महत्वपूर्ण फिगर पे पहुंच गए हैं। इसलिए देखिए, अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के बीच में लड़ाई होती रहती है कि हम आपका बजट पास होने देंगे, हम आपको डेट की लिमिट बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे। इसीलिए अमेरिका ने अभी वो डोज नाम का एक संस्था टाइप किया था इसके साथ, एलॉन मस्क के साथ, कि हमारा खर्चा जी हम कम कर सके। ये इसीलिए अमेरिका कोशिश कर रहा है कि यूरोप को जो अभी तक फ्री में डिफेंस मतलब वो देता था कि हम अपने डिफेंस, अपने ये सारी चीजें हमने अपने आपके पास रखी हैं, हम आपको सुरक्षित रखेंगे। उसने कहा नहीं साहब, आप अपना 5% जीडीपी खर्चा करिए डिफेंस के ऊपर। यही कर रहा है जापान के साथ, यही कर रहा है नॉर्थ साउथ कोरिया के साथ। ये बेसिक रीजन है। दूसरी बात, अमेरिका को यह महसूस हुआ है कि उसको खास करके चीन के साथ उसका जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 4 गुना 5 गुना ज्यादा है।
इंडिया का इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन चीन के साथ तो बहुत बड़ा है ट्रेड डेफिसिट। इसलिए उसको लगता है कि अगर हम जो भी हम पैसा कमा रहे हैं, जो भी हम अर्थव्यवस्था अपनी बड़ी कर रहे हैं, वो पैसा तो हम चीन को दे रहे हैं। इसीलिए टैरिफ के ऊपर बात आई है। अब अमेरिका का जो सिस्टम है कि हम पहले डंडा मारेंगे, उसके बाद सोचेंगे हमने कहां मारा और क्यों मारा। सर कहीं ना ठीक है, कहीं ये अमेरिका जो अमेरिका है कर रहा है। वो सर कहीं ना कहीं अमेरिका जो है वो चाइना को न्यूट्रलाइज करने के लिए ही ये सारे हथकंडे अपना रहा है, क्योंकि उसको ये समझ आ गया है सर कि मैन्युफैक्चरिंग में चाइना का कोई तोड़ नहीं है। देखिए ये बिल्कुल सही है। मैन्युफैक्चरिंग पहले, देखिए एक चीज मानिए, अगर अमेरिका को विकसित हो, मतलब और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, हमको भी अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, तो सबसे ज्यादा लोग कहाँ काम करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग। भाई मैन्युफैक्चरिंग। मास एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो मैन्युफैक्चरिंग में होती है। अमेरिका ने क्या किया? चीन को बढ़ाता रहा कि भाई सस्ता मैन्युफैक्चरिंग चीन में होता है, हम चीन में मैन्युफैक्चर करेंगे और अमेरिका में बेचेंगे। क्वालिटी हमारे हाथ में है, टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में है। चीन ने इसका बहुत महत्वपूर्ण फायदा उठाया और उससे आगे चलते चलते आज वो अमेरिका को उन आंख दिखा रहा है और कह रहा है कि हम नंबर 1 होने वाले हैं, अब आप हमारा प्रभुत्व मान लीजिए। ये अमेरिका को कतई बर्दाश्त नहीं हो रहा और इसीलिए चीन को अब ये समस्या है ना अमेरिकन की, कि वो ट्रांजैक्शनल है। मतलब वो आज की सोचते हैं, आज 10 रुपए मिल गए, चलिए बिरयानी खाई जाए। कल क्या करेंगे हम नहीं सोचते। हिंदुस्तानी जो है वो अगर आज 10 रुपए मिले तो हम 3 रुपए कम से कम उसको रखेंगे, यार ये हमारी सेविंग है। यार 2 रुपए हम है ना अपने लिए बिरयानी खाएंगे 2 रुपए की, लेकिन 5 रुपए हम अपने बच्चों के लिए कुछ करेंगे। ये हमारा दृष्टिकोण है, ये हमारी सिविलाइजेशन है। अमेरिका का वो कहते हैं यार हमारे पास पैसे की क्या कमी है, हमें तो सिर्फ पैसा छापना है। इसलिए वो ट्रांजैक्शनल है और इसीलिए अमेरिका ने ये ट्रेड के ऊपर सबसे बड़ा हाथ मारा है कि एक तो उसने मागा के नाम पे आया था ट्रंप, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और दूसरा, अगर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करना है तो ग्रेटनेस का परिभाषा क्या है? आपके पास पैसा ज्यादा हो, आपके पास एम्प्लॉयमेंट हो, आपके पास खाना हो, आपके पास हथियार हो और आप विश्व में सबके सब आपकी बात माने। एम्प्लॉयमेंट के नाम पे अमेरिका की हालत खराब, वहां बिल्कुल। पे अनएम्प्लॉयमेंट काफी है। दूसरा, जो आम जनता है वो नहीं चाहती हम काम करें। इसके लिए उसने उठा के मेक्सिको से, साउथ अमेरिका से इंपोर्टेड लोग हैं जो सस्ते में काम करते हैं, अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं। तो इसलिए अमेरिका कहता है कि हम इनको बाहर निकालेंगे। तीसरा, ट्रेड इकोनॉमी को अगर अब भाई आपको अपने अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं हो सकती कि आप जितना पैसा कमाएं उतना पैसा आप, उससे ज्यादा पैसा आपको दूसरे को बकाया है, तो आप चलेंगे कैसे लॉन्ग टर्म में? इसलिए मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के लिए जरूरी है कि ट्रेड डेफिसिट कम करे और उसका तरीका जो उसका हमेशा पुश्तैनी तरीका रहा है वो है शॉक एंड ऑ। डंडा मारो, डरा दो, दूसरे को बोलो हम मान लेते हैं आपकी बात। यही डर के मारे ब्रिटेन ने भी अमेरिका के साथ डील साइन कर ली, वियतनाम ने भी साइन की, लेकिन वियतनाम के ऊपर उसने 20% टैरिफ ठोक दिया। हिंदुस्तान के लिए जरूरी क्या है? हिंदुस्तान भी कोशिश कर रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था आगे जाए, लेकिन ये मत भूलिए हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो कंजम्पशन बेस्ड है। मतलब जितना हम पैदा करते हैं, जितना हम बनाते हैं, काफी हद तक हम कंज्यूम करते हैं। हमारे एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी नहीं है, जैसे चीन की है, जैसे वियतनाम की है, जैसे ब्रिटेन की है। उनको बिना एक्सपोर्ट के उनका काम नहीं चलेगा। यूरोपियन यूनियन सेम सिचुएशन। लेकिन हमारे लिए अमेरिका के उतना मतलब महत्व नहीं है। अगर वो 20% टैरिफ लगा भी देगा, 26 लगा भी देगा, तब भी हम अमेरिका के साथ अपना ट्रेड वगैरह कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए भारत जो सर है अमेरिका को वो अमेरिका के साथ पंगे ले सकता है। सर मैं आपको थोड़ा सा बीच में रोकना चाहूंगा। अमेरिका अगर टैरिफ लगाता है तो उसको ये बात समझनी पड़ेगी कि हिंदुस्तान 140 करोड़ देशवासियों का देश है और हम सबसे उभरता हुआ मार्केट है। तो अगर टैरिफ
वो एक बड़ा मार्केट गवा देगा। ये बात भी तो ध्यान में रखनी होगी अमेरिका को। ये बात थी तो ध्यान में रख के उसने हमें कोई चिट्ठी नहीं भेजी है। देखिए कहां कहां उसने चिट्ठियां नहीं भेजी है। हम आपके ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, आप हमसे ये करिए। जापान को भेजा, सबसे क्लोज एलाई। यूरोपियन यूनियन को भेजा, कनाडा को भेजा, वियतनाम को भी भेज दिया, सिंगापुर को भेजा, भारत को नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा? क्योंकि उसको पता है कि भारत के पास एक दो तीन बड़े हथियार, तीन। एक, कंजम्पशन इकोनॉमी है, हम बाहर एक्सपोर्ट ना भी करेंगे हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड, बहुत बड़ी मार्केट है, 140 बिलियन लोग, मतलब मान के चलिए जितनी चीन की मार्केट है उससे बड़ी मार्केट अब हमारे पास है। ग्रोइंग इकोनॉमी, मिडिल क्लास हमारा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, पिछले 10 साल में हमने अपने जो है ना पर कैपिटा इनकम है डबल से ज्यादा कर दी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हम ही एक देश ऐसा है जहां पे अगर अमेरिका चीन से अपनी मैन्युफैक्चरिंग निकालता है तो कहां डालेगा? इंडिया ही तो बचता है उसके पास। क्योंकि वियतनाम हो, सिंगापुर हो, थाईलैंड हो, कंबोडिया हो, वहां पे पॉपुलेशन छोटी है, एरिया छोटा है, इतना वहां पे डोमेस्टिक इकोनॉमी है नहीं उतनी ज्यादा कि आपको लेबर भी मिले, लैंड भी मिले। बचता सिर्फ हिंदुस्तान है। इसीलिए वो चाहता है कि हिंदुस्तान के साथ डील कर ले, ताकि वो चीन के ऊपर जितना आज डिपेंडेंट है उतना वो डिपेंडेंसी कम कर पाए। क्योंकि अमेरिका को अपना है ना जो एग्जिस्टेंस है कि वही उसको क्वेश्चन में दिखाई देता है अगर वो चीन के साथ बैठा रहेगा। इसीलिए इंडिया के साथ वो इतने ज्यादा मशक्कत कर रहा है कि हम इंडिया के साथ डील कर लें। धमकाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन हमारे पीयूष गोयल हैं, हमारे मोदी जी हैं, जो धमकियों में तो आते नहीं है। वो कुछ ज्यादा बोलते नहीं है, प्यार से बात करते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन सर आप ये काम कर दीजिए सर, पहले इसके बगैर नहीं काम हो सकता। और इसीलिए ट्रेड डील रुका हुआ है। और ट्रंप और एलॉन मस्क ये दोनों ही कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो बहुत अच्छे व्यवहारिक रूप से एक वो है कि क्या कहते हैं, नेगोशिएटर हैं, वो नेगोशिएट अच्छा कहते हैं, करते हैं किसी भी चीज को। तो ये तो डोनाल्ड ट्रंप भी मान चुके हैं कि नेगोशिएटर बहुत अच्छे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं हरीश जी। डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को डील मेकर कहते हैं, लेकिन उनका डील मेकिंग स्टाइल जो है वो एक रियल एस्टेट एजेंट का है। जबरदस्ती करे, ये करे, वो करे। हमारा जो नेगोशिएशन स्टाइल है वो लॉन्ग टर्म है। वो कहते हैं कि आप हमारी बात मान लें। हम कहते हैं सर अगर हम आपको कुछ देंगे तो हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, यहीं पे जी पूरी की पूरी बात अटकी हुई है। खास करके एग्रीकल्चर वाला एरिया जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जी हमारी अर्थव्यवस्था जो है, हमारा मेन ऑक्यूपेशन हमारे लोगों का एग्रीकल्चर के ऊपर डेफिनेटली बेस्ड है। हालांकि जीडीपी का 15-16% हम एग्रीकल्चर से लाते हैं, लेकिन 40% से ज्यादा लोग हमारे एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम सर, एग्रीकल्चर पे हम एग्रीकल्चर के ज्यादा अलावा डेयरी भी गुंजाइश हमारे पास तो, नहीं है। सर एग्रीकल्चर के अलावा एक डेयरी भी तो ऑक्यूपेशन है सर, जिसके बारे में वरीड है इंडियन गवर्नमेंट, और यहाँ के फार्मर्स भी बहुत वरीड है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसमें भी अमेरिका को एंट्री मिल जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं हरीश जी, क्योंकि डेयरी भी तो एक एग्रीकल्चर का ही एक्सटेंशन है। ये हमारा ट्रेडिशनल फार्मर जो है वो क्या करता है, वो खेत भी चलाता है और घर में गाय भैंस पालता है। तो डेयरी हमारे लिए एग्रीकल्चर का एक एक्सटेंशन है। और एक जमाना था जब हमारे पास दूध नहीं हुआ करता था। आज हमारे पास अमूल और उसके साथ ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हम लोगों ने अपने आप में हिंदुस्तान के अंदर दूध की नदियां बहानी शुरू कर दी हैं। हमारे पास दूध की कमी अब नहीं है। लेकिन अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम है ना वो आना शुरू हो जाए
क्योंकि वहां पे उनकी जो गाय है उनमें वो जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर रखे हैं, वो ज्यादा दूध देती हैं, जो ज्यादा दूध के साथ जो ज्यादा क्रीमी दूध है तो उससे बटर ज्यादा निकलता है। लेकिन अगर हम उसके साथ साथ compete करेंगे तो हमारा जो डेयरी है, एग्रीकल्चर है, जीएम फूड्स के साथ उसका बट्टा बैठ जाएगा। इसीलिए हम इस पे बिल्कुल अड़े हुए हैं कि ये हमारी रेड लाइन है, ये हमारी लकीर, यहाँ पे लक्ष्मण रेखा हमारी ये है, इसको हम नहीं मानेंगे। हम यहाँ पे जितना आपको लगता है नुकसान है, हम उसकी भरपाई कर देंगे इन सम अदर फॉर्म। दैट सब अदर फॉर्म हमने जो तरीका निकाला है डिफेंस में निकाला है। क्यों? क्योंकि हमको अमेरिकन टेक्नोलॉजी की जरूरत है और अमेरिका को हमारा मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी की जरूरत है, कैपेसिटी की जरूरत है। इसलिए हम डिफेंस में कुछ स्टेज तक, कुछ जगहों पे हम थोड़ा बहुत गुंजाइश दिखाने को तैयार हैं। बिल्कुल सर, अब डिफेंस की बात हुई है तो एक बड़ा जरूरी सवाल है जो कॉमन व्यूअर के दिमाग में आता है कि सर अमेरिका ये दावा करता है कि उसका जो फाइटर जेट F-35 है इट इज द बेस्ट, लेकिन F-35 और सुखोई 57 सर जो रशिया प्रोड्यूस करता है, सर इन दोनों में जरा सा अंतर बताएं और ये बताएं कि हिंदुस्तान के सामरिक दृष्टिकोण से इसमें बेहतर कौन है सर। देखिए हरीश जी, सिंपल भाषा में आपको बताता हूं, अमेरिका का जो भी डिफेंस इक्विपमेंट अमेरिका बेचता है वो 100% आपका नहीं होता। उसमें एक एंड यूजर एग्रीमेंट होता है कि आप यहां यहां इस्तेमाल करेंगे, ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर हमेशा अमेरिका का ही होता है। ठीक है। दूसरा, F-35 बहुत एडवांस्ड है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जितना एडवांस्ड है उतना ही कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्सिटी का एक आपको है ना नजरिया दिख ही गया तिरुवनंतपुरम में, जहां पे आपको याद होगा इससे बढ़िया मीम बने हैं कि एक तो केरला टूरिज्म ने फोटो डाल दी कि आप हम आपके पास आ गए, अब हम आपको छोड़ना नहीं चाहते, केरला टूरिज्म, केरला आइए, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो ये समस्या है F-35 के साथ। दूसरी समस्या क्या है? दूसरी समस्या यह है कि वो एक सिंगल इंजन फाइटर है और उसके साथ जो उसका जो मेंटेनेबिलिटी है और उसका ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम है रिलेटिवली। और तीसरी बात, जो जो भी आप कीजिए उसका जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, अगर 1 घंटा अगर F-35 उड़ता है तो अगर वो मान लीजिए $100 का फ्यूल इस्तेमाल करता है, उससे आधे से कम फ्यूल इस्तेमाल करता है ये अपना Su-57। Su-57 डुअल इंजन है। Su-57 और Su-30 जो हमारे पास है, इसमें काफी हद तक कॉमन ये हैं, चीजें हैं। इसलिए आपको हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर करने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। जैसे रशिया ने कहा है कि 20% चेंजेस के साथ आपकी जो Su-30 की मैन्युफैक्चरिंग लाइन है नासिक में, HAL में, वो F-57 वो Su-57 बनानी शुरू कर देगी। इतनी जल्दी ये तैयार होना शुरू हो जाएगा कि अगले 1 साल के अंदर अंदर आपका पहला Su-57 बनना शुरू हो जाएगा। तो ये फायदे हैं Su-57 के साथ। दूसरा फायदा ये रशिया जी कह रहा है, हम आपको सोर्स कोड दे देंगे। मतलब आप अपने हथियार, आप अपने सेंसर, आप अपने रेडार, आप अपने हर चीज इसमें ऐड कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है इसमें कि जो इंजन होगा, वो कहते हैं सर ये इंजन आप इसी इंजन का डेरिवेटिव आप इसमें लगा दीजिएगा Su-30 जो हम सुपर सुखोई बना रहे हैं, और यही इंजन का डेरिवेटिव आप ले सकते हैं एमका में, और हम आपको ये इंजन इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करने देंगे और आपको ट्रांसफर टेक्नोलॉजी दे देंगे। इस वक्त रशिया जो है सबसे ज्यादा, एक तरीके से कह लीजिए सबसे ज्यादा उसकी गरज है। इसका हमें फायदा उठाना चाहिए जियोपॉलिटिकली। लेकिन ये दूसरा प्रॉब्लम हमारे साथ ये रहती है कि हमको यूएस और रशिया के बीच में एक तरह से संतुलन, बैलेंस बनाना पड़ता है कि हम किस तरह से जियोपॉलिटिकली दोनों तरफ से हम एक ही तरह से रहें। हमने आज तक किया है, हमें मुझे तो विश्वास है कि हम ये भी कर लेंगे, क्योंकि अमेरिका जो है फाइनली, जैसा मैंने कहा, डील मेकर, ट्रांजैक्शनल, वो आज की सोचता है, कल की नहीं सोचता, कि कल की कल देखी जाएगी। और ये हम कर ले जाएंगे, उसको कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कंसेशंस देंगे ताकि फिर हम ट्रेड डील में थोड़ा कंसेशन देके Su-57 हम ले ही आएंगे।
ये मेरा अपना मानना है। सर, इतने बेहतर तरीके से आपने ये बात बताई कि मुझे लगता है कि गांव में सुदूर बैठा एक व्यक्ति भी होगा, वो ये इस बात को समझ लेगा कि हमारे लिए कौन सा बेहतर है और हम क्यों दोनों के बीच संतुलन बना के चल रहे हैं। सर, अब इसके आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सर इजराइल की। इजराइल मुझे लगता है कि सर पिछले 1 सालों से बिल्कुल युद्ध में अटका पड़ा है, कभी ईरान से, कभी हमास से, कभी अ, अ, मतलब इसके अलावा जो भी गल्फ कंट्रीज में जो देश हैं उनसे लड़ा भिड़ा पड़ा है। सर ये क्या है और गाजा पट्टी में क्यों इस तरीके से हो रहा है? सब होने के बाद भी लगातार इजराइल के हमले गाजा में रुक नहीं रहे, इसका मोटिव क्या है सर? देखिए, इजराइल भी एक तरह से अपने लिए एग्जिस्टेंशियल लड़ाई लड़ रहा है। छोटा सा देश, उसका एरिया हमारे केरल से भी छोटा, उसकी पूरी चौड़ाई जो है वो 100 किलोमीटर नहीं बनती है। इतना छोटा सा देश, उसके ऊपर जिसको देखो वो हमला बोलता है। सीरिया है, लेबनान है, इजिप्ट भी एक तरह में करता था, टर्की भी एक दूसरी तरह पे अपना वो कर लगा रहता है। हर कोई इसराइल के ऊपर बैठा है। और जो पॉलिटिकल इस्लाम आप कह लीजिए या इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट जो देश है वो आप कह लीजिए, वो ये कहते हैं हमारे लिए सबसे बड़ा हमारा दुश्मन यहूद और हनूद। यहूद मतलब ज्यूस और हनूद हिंदुस्तानी। तो ये सब के सब कोशिश में लगे हैं कि हम किसी ना किसी तरह से एक न्यूक्लियर वेपन बनाए जिसको हम इसराइल के ऊपर डाल के इसराइल को पूरा नष्ट कर देंगे। तो इसलिए इसराइल के लिए तो बहुत जरूरी है कि वो, अगर उसने जिंदा रहना है तो उसने तो प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। इससे पहले कि हमला हो, उस हमले को खत्म करना होगा। दूसरी बात, क्योंकि इसराइल चारों तरफ से घिरा हुआ है, उसकी आबादी कम है, उसे कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चारा नहीं है कि फिलिस्तीनियन को अंदर आके उनको काम करने दे। इसराइल के अंदर, गाजा के अंदर जो अस्पताल हैं, जो बिजली है, जो पानी है, वो 100% इसराइल प्रोवाइड करता है फ्री में। उसके बावजूद अगर फिलिस्तीनी, खास करके हमास वाले लोग ये कहते घूमे कि हम इसराइल को नहीं मानते, हम इसराइल को खत्म करेंगे, हम इसराइलियों को मारेंगे, तो देखिए कब तक इसराइल बर्दाश्त करेगा। आपको याद होगा तकरीबन 2 साल पहले अक्टूबर के महीने में एक बहुत बड़ा अटैक किया था हमास ने, जिसमें कई सौ लोग मारे गए, कई सौ लोगों को बंदी बना के वापस ले गया हमास। आज तक सब के सब यही नैरेटिव बना रहे हैं कि इसराइल की गलती है। अब ये देखिए इसराइल ने क्या किया था, इस समय कुछ नहीं किया था। ये अटैक किया गया था हमास ने, और हमास के पीछे था ईरान, ईरान के पीछे फाइनली आता है चाइना। चाइना की कहानी हम किसी और टाइम पे बताते हैं, थोड़ी देर में बताते हैं। लेकिन अगर इसराइल ने अपने आप को जीवित रखना है तो उसको ये कोशिश हमेशा करेगा और करता रहेगा कि उसके ऊपर अटैक ना हो सके, क्योंकि उसके पास अटैक सहने की क्षमता नहीं है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है उसके पास। ठीक है, इसीलिए ईरान के ऊपर उसने हमला किया। अब ईरान ने क्या कर रखा था, उसके पास 3 एच थे, हमास, हिजबुल्लाह और हूती। ये उसके प्रॉक्सी हैं जो ईरान कहता था हमने कुछ नहीं किया, तो वो कर रहे हैं, हम क्या जाने, हमने तो नहीं किया। इसराइल ने सिस्टमैटिकली हमास को तोड़ा, टोटल ऊपर की लीडरशिप उड़ा दी। सिस्टमैटिकली हिजबुल्लाह तोड़ा, वहां की भी लीडरशिप उड़ा दी। हूती जो है वो कितना ज्यादा ही दूर है, फिर भी उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है, उनको वीकन कर रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद उसने ईरान पे हाथ मारा ताकि जो ईरान को भी कमजोर कर सके, और यही हो रहा है। इसके बावजूद अगर, और उसने ये नई चीज स्टार्ट की है एक और, जैसे हमास को किसने खड़ा किया था, पैलेस्टीनियन पीएलए के खिलाफ हमास खड़ा किया गया था भाई इसराइल ओनली। इसराइल ने ही उसको बनाया दी थी, इसराइल ने उसको बढ़ाया चढ़ाया था कि वो पीएलए के खिलाफ हो सके गाजा स्ट्रिप के अंदर, ताकि वेस्ट बैंक और गाजा में वो फूट पैदा कर ले। लेकिन हमास ने एक बार जब बड़ा हो गया और फिर वो इतना घातक हो गया कि उसने इसराइल को मानना ही छोड़ दिया। अब उसने एक और गुट को तैयार कर रहा है जो कहता है कि हम हमास के खिलाफ है।
फाइनली इसका पैलेस्टीनियन का जो रिजोल्यूशन होगा वो क्या होगा? मेरा अपना मानना यह है कि वेस्ट बैंक जो है वो तो जहां है वो वहां है, लेकिन गाजा को तो खत्म करेगा, क्योंकि गाजा के अंदर इतने सारे टनल्स बना रखे हैं और ये टनल्स बनाए थे चीनी हेल्प से, पैसा आया था कतर से और बाकी जगह, इनफैक्ट इवन अमेरिका ने पैसा दिया है इसमें सरप्राइजिंगली, ये डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली सही। और चीनी सीमेंट आया है, चीनी इंजीनियर्स आए हैं ये बनाने के लिए, और ये इनको पूरी तरह से नष्ट करना होगा, क्योंकि टनल जो है वो स्कूल के अंदर खुलते हैं, मस्जिद के अंदर खुलते हैं, रोड के बीच में खुलते हैं, और अगर कुछ हो जाता है तो कहते हैं हाय अल्लाह, आपने तो हमें, अब आपने हमारे सिविलियंस को मार दिया। ठीक है, तो इजराइल ने तो गाजा को खत्म करना ही है, और ये पैलेस्टीनियन को निकाल के सिनाई पेनिनसुला जो कि डेजर्ट एरिया है, इजिप्ट के अंडर आता है, वहां पे एक छोटा सा बंदरगाह है, उसके आसपास इनको आके सेटल करेगा और बोलेगा देखिए आपके पास बंदरगाह है, आप ट्रेडिंग करिए, आप ये करिए, हम आपको पैसे देंगे, हम आपके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे और आप यहाँ पे रह लीजिए। ये मुझे लगता है कि आगे चल के होगा। सर अब इजराइल तक हम पहुंच गए, थोड़ा ऊपर और चलते हैं सर, और चलते हैं यूक्रेन। सर रशिया और यूक्रेन का वॉर जब शुरू हुआ था मुझे याद है, तो एक्सपर्ट्स ये बताते थे कि 1 महीने में ये युद्ध खत्म हो जाएगा। आज लगभग 3 साल होने को आ गए सर, युद्ध लगातार जारी है। वो कौन से ऐसे फैक्टर हैं सर जो ये डिसाइडिंग नहीं हो पा रहा है, ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि यूक्रेन हारेगा, रशिया उस पर कमांड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, और इतना लंबा ये क्यों खिंच रहा है सर? ये थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाने का प्रयास करिए सर। देखिए, रशिया के लिए भी यूक्रेन उतना ही एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम है जितना किसी और के लिए है। ये मत भूलिए 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ और नेटो शुरू हुआ, तो कितने देश थे नेटो में? 12। आज कितने हैं? 32। ये 32 कौन से देश हैं? ये सारे वो देश हैं जो वॉर्सो पैक्ट में नेटो का हिस्सा नहीं, रशिया के साथ थे या सोवियत यूनियन के साथ थे। और नेटो ने सिस्टमैटिकली, जैसे युगोस्लाविया को देखिए, तोड़ के छोटे छोटे देश बना दिए, चेकोस्लोवाकिया छोटे छोटे देश बना दिए, इस तरह से बाल्कनाइजेशन, पूरा बाल्कन रीजन को तोड़ के छोटे देश बना के उसने किसी तरह से ये किया है कि हम आपको ये कर ले, राइट। अब ये समस्या यहां पे ये आती है, अगर उसने एग्जिस्ट करना है, उसने ये पहले कह दिया था कि साहब नेटो को यूक्रेन में आप ना आए। क्यों? क्योंकि रशिया के अंदर अगर आपको इन्वेजन करना है, अगर आप नक्शा देखेंगे तो सारे के सब जगह पे पहाड़ियां हैं, दुर्लभ पहाड़ियां हैं जिनके आप क्रॉस नहीं कर सकते। सिर्फ 2 गैप बनते हैं, एक है पोलैंड में जो पोलिश गैप कहलाता है, वहां पे कलिनिनग्राड नाम का एक छोटा सा जगह है जहां पे रशिया के पास अपना बेस है, वो रशियन टेरिटरी है। और दूसरा है यूक्रेन के जरिए, यूक्रेन में अगर आ जाता है तो रशिया का जो मेन एरिया है उसके एग्रीकल्चर के लिए या मॉस्को का रास्ता है, वो यूक्रेन के थ्रू बिल्कुल फ्लैट जमीन है और वो सीधा का सीधा मॉस्को तक ड्राइव कर सकता है बंदा। तो रशिया नहीं चाहता कि यहाँ पे यूक्रेन में नेटो आए। ने कई बार ये बात कही गई थी और ये भी एक संधि हो गई थी गोर्बाचोव और जॉर्ज बुश में कि आप वॉर्सो पैक्ट को डिसॉल्व कर दीजिए, हम नेटो को डिसॉल्व कर देंगे। तो गोर्बाचोव ने वॉर्सो पैक्ट डिसॉल्व कर दिया, लेकिन अमेरिका ने नेटो डिसॉल्व नहीं किया और तब से लेके बढ़ाता। तो ये एक बैकग्राउंड है। अब आप देखिए रशिया का क्या समस्या है। रशियन जो है, ओरिजिनली रशियन और यूक्रेनियन एक ही है, ये सब इसी इलाके के हैं। रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च का जो हेडक्वार्टर है वो यूक्रेन में है। तो रशियंस ने कभी शुरुआत में उनको ये लगा था कि हम इतने बड़े हैं, हम यूक्रेन के ऊपर हावी हो जाएंगे, 1 महीने में खत्म कर लेंगे, इसीलिए उसका नाम दिया था स्पेशल ऑपरेशन। रशिया यूक्रेन का युद्ध जो है वो एक्चुअली 2022 में नहीं शुरू हुआ, वो तो 2014 में शुरू हो गया था।
जब यांकोविच जो प्रेसिडेंट थे यूक्रेन के, उनको हटाया गया। उसको हटाने में विक्टोरिया न्यूलैंड का बड़ा हाथ था, जो वहां पे खुद यूक्रेन कीव में अमेरिकन दूतावास में बैठ के कोऑर्डिनेट कर रही थी ये ओवरथ्रो। फिर आया, उन्होंने कहा, यूक्रेन को चढ़ा के उन्होंने कहा आप क्राइमिया आप ले लीजिए। क्राइमिया रशिया ने कहा अगर क्राइमिया चला गया तो मेरे पास जो ब्लैक सी में एंट्री है वो खत्म, और अगर ब्लैक सी में मैं नहीं हूं तो मेरे पास सिर्फ एक ही जगह है जहां से मैं 12 महीने 365 दिन एक्सपोर्ट कर सकता हूं, मेरे पास समुद्री कनेक्टिविटी है। क्योंकि नॉर्थ में जो है, चाहे वो मुरमांस्क है, चाहे वो बाल्टिक सी है, वो सब सर्दियों में सूख जाइए, बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं, बर्फ बन जाती है, आप वहां पे जहाज नहीं चला सकते। तो एक ब्लैक सी ही बचता है रशिया के पास, और रशिया उसको नहीं जाने देता। तो रशिया ने क्राइमिया ले लिया पहले। वहां पे वैसे भी क्राइमिया रशिया का ही हिस्सा था, और स्टालिन ने यूक्रेन के साथ मिला दिया, कहना यार ये तो हमारा ही देश है, एक प्रोविंस से निकाल के एक प्रोविंस में हमने दे दिया। तो क्राइमिया इस तरह से यूक्रेन के पास आया था। फिर उसके बाद जब रशिया ने देखा कि यूक्रेन तो लगातार बढ़ता जा रहा है कि मैं नेटो का हिस्सा बनूं, इससे पहले कि वो नेटो का हिस्सा बन जाए, उसने यूक्रेन के ऊपर दबाव ठोका। राइट, शुरुआत वहां से होती है। उसने शुरू में बिल्कुल ही, आप देखिए, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जगह को हाथ नहीं लगाया, चाहे वो उसके फैक्ट्रीज हो, चाहे उसके ब्रिज हो, चाहे उसके रास्ते हो, चाहे उसके इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन हो, चाहे उसके डैम हो, चाहे उसके पोर्ट्स हैं, या फिर उसके फील्ड्स थे। फार्मर्स की तरफ भी कुछ नहीं किया। उसने ये कोशिश की कि बिना तकलीफ दिए मैं इसको ले लूं। जब वो नहीं हुआ, और चढ़ता रहा चढ़ता रहा चढ़ता रहा, और यूक्रेन के पीछे हमेशा नेटो रहा है, और नेटो के साथ साथ अमेरिका, क्योंकि वो चाहते हैं कि रशिया को किसी तरह से तोड़ दिया जाए। अगर रशिया टूट जाता है, जैसे बल्कनाइजेशन हुआ है युगोस्लाविया में, चेकोस्लोवाकिया में, वो वार्सो पैक्ट कंट्रीज में, अगर ये टूट जाता है तो ये छोटे देश को हम हत्या लेंगे, इनके जो मिनरल्स हैं, इनके जो बाकी चीजें हैं, उनके ऊपर हमारा हो जाएगा, हम बड़े हो जाएंगे। इसीलिए वो यूक्रेन में है, क्योंकि यूक्रेन में भी तो वही सब चीजें हैं जो रशिया में है। सर आज थोड़ा बीच आज में भी मैं एक आपको एक टोकना सेकंड। चाहूंगा। सर बीच में मैं थोड़ा हाँ, सा आपको टोक रहा हूं कि अब तो अमेरिका ऐसा जिन हो गया है कि नाटो के देश भी उससे सुरक्षित नहीं है। पहले उसने करेक्ट। कहा कि आप अपनी आपकी मत रखिए, हम सुरक्षा करेंगे आपकी, और अब सुरक्षा के नाम पे उनको धमका रहा है, उनसे पैसे ले रहा है। सर देखिए, अमेरिका का जो टोटल डिफेंस बजट है वो करीब $900 बिलियन है, एक तकरीबन तकरीबन 1 ट्रिलियन। इस 1 ट्रिलियन में वो नेटो के ऊपर खर्चा करता है 150 बिलियन से ज्यादा। $150 बिलियन वो नेटो पे खर्चा करता है। अब आप ये देखिए, इतने सालों से वो इतना खर्चा करता आ रहा है, उसको मिला क्या है इसके बदले में? और अब जब अमेरिका की अर्थव्यवस्था खराब है, उसके पास ऑप्शन क्या है? वो ये नहीं कह सकता कि मैं बेस नहीं रखूंगा। बेस नहीं रखूंगा तो समस्या आ जाएगी उसकी, उसी के लिए कि दूसरे देश ये ज्यादा तो बनना शुरू करेंगे। इसीलिए तो चीन में इतना चहक रहा है, इसीलिए तो रशिया आज इतनी ज्यादा हम हमले कर पाता है, क्योंकि उसको मालूम है तीन बेसिक चीज को पता है। एक, अमेरिका के पास पैसे खत्म हो रहे हैं तो उसकी अर्थव्यवस्था खराब है। दूसरा, जिस खाड़ी के युद्ध में जब ईरान ने इसराइल के ऊपर मिसाइल्स मारे थे, और पेट्रियट सिस्टम ने, और उसके जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स थे, उन्होंने ईरान से जो मिसाइल और ड्रोन आ रहे थे उनको ठोका था, तकरीबन तकरीबन 20 से 25% अमेरिका के पास जितना भी मिसाइल्स थे सिस्टम से, वो खत्म हो गए, कंज्यूम हो गए। इन्हीं को रिप्लेस करने के लिए अमेरिका को 2 साल लगेंगे। उसने अपने वॉर रिजर्व से ये मिसाइल्स निकाल निकाल के यूक्रेन को दे रखे, इन्हीं से निकाल के उसने ताइवान को दे रखे हैं। तो उसके पास अपने डिफेंस के लिए कितना बचा है? बहुत कम। और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो बहुत जल्दी जल्दी मैन्युफैक्चर कर पाए। तो यूक्रेन के पास मिसाइल्स आने कम हो गए, इसलिए रशिया को ये लग रहा है कि अरे यार, मेरे को तो मौका मिल गया।
अब पुतिन ने जो पहले कह रहा था कि हम नेगोशिएट कर लेंगे, अब पुतिन कहता है हम इसको अब पूरी तरह से खत्म करना करेंगे, हम जीतना चाहते हैं, नो लॉन्गर हम इसको यहाँ बीच में कुछ करना चाहते हैं। ठीक है। सर और इतनी तीसरा, सारी बातें हो गई और अब चलते चलते समय भी कम है। हमारा नटोरियस नेबर पाकिस्तान इंतजार कर रहा है हमारे सवालों का सर। तो सर पाकिस्तान से सर पाकिस्तान से एक सवाल ये है कि एक तो वहां सत्ता पलट जो है उसकी सुगबुगाहट तेज हो गई है। दूसरा सर ये जो टर्की है वो पाकिस्तान के साथ अलायंस करने के लिए एकदम परेशान है। पाकिस्तान ने हालांकि कहा भी है कि आप हमारे डिफेंस जो इक्विपमेंट है उनको डेवलप करने में आप हमारी मदद करिए। सर भारत उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, काउंटर करने के लिए भारत के पास क्या ऑप्शंस हैं? भारत के पास तो बहुत ऑप्शंस हैं। भारत के पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। बहुत से ऑप्शंस तो नॉन काइनेटिक है, मतलब बिना युद्ध किए हुए। एक ऑप्शन हम इस्तेमाल कर चुके हैं, इंडस वाटर ट्रीटी। ये हमने इंडस वाटर ट्रीटी से क्या किया है, हमें पानी पर को रोकने की जरूरत नहीं है। हम बस एक तरह से अनसर्टेनिटी पैदा कर दे, जो फसल उगा रहा है किसान, उसके दिमाग में ये डाल दें कि यार पानी कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो नहीं, मुझे नहीं मालूम। अगर वो नहीं मालूम होगा, आप और हम सब जानते हैं, अब सब के सब काफी हद तक भारतीय जो है उनको कहीं ना कहीं किसान के साथ, जमीन के साथ लगाव है, उनका वो ओरिजिन वहीं से है। तो हमें पता है अगर किसान के पास ये दिमाग में चला जाता है कि पानी होगा कि नहीं, तो उसकी बुआई तो खत्म होगा कि कम हो जाएगी। आज वैसे ही पाकिस्तान में पानी की किल्लत है, उसके ऊपर अभी जो बुआई हुई है उसमें तकरीबन तकरीबन 20 से 25% बुआई कम हुई है। मतलब अगली फसल और भी कम होगी। कितनी अच्छी फसल निकलती है ये भी भगवान जाने, क्योंकि हम आगे भी यही करेंगे। सडनली हम पानी छोड़ देते हैं, फिर हम पानी बंद कर देते हैं। क्यों हम पानी छोड़ रहे हैं? क्योंकि हमारे जो डैम है उनको हमने कई दशकों से फ्लश नहीं किया है। हिमालय से जो पानी पानी जो नदी आती है उसके साथ साथ मिट्टी भी आती है। ये अगर आपने डैम यहाँ पे रोक दिया, पानी इधर रोक दिया, तो मिट्टी भी तो रुक गई। अब ऊपर बिल्कुल। ऊपर से पानी चला जाता है, नीचे तो मिट्टी है। तो हमने ये फ्लश नहीं किया, तो हम इसको फ्लश कर रहे हैं, तो मिट्टी हम बहा देते हैं। अगर हमने मिट्टी बहा दी तो ये मिट्टी जाएगी कहाँ? पाकिस्तान के अंदर। अब पाकिस्तान के जो डैम है, जो उसके सबसे बड़े दो डैम है, तरबेला और मंगला, ये वैसे ही 20% उनकी होल्डिंग कैपेसिटी बची है, 80% तो सिल्टेड है, और हमने मिट्टी वहां पे जमा कर दी। तो अब तो पाकिस्तान के पास हमारे लिए तो एक ये सीधा कैनेटिक नॉन कैनेटिक तरीका है। दूसरा तरीका बलूचिस्तान। बलूच जो है, आज हमारे देश में हमारा मेन स्ट्रीम मीडियम बलूचिस्तान में क्या हो रहा है इतना ज्यादा फॉलो नहीं करता। बड़ी चीज होती है तब फॉलो करता। जब वो जाफर एक्सप्रेस का हुआ तब फॉलो किया, उसके बाद अभी बस से कुछ लोगों को निकाला तो फॉलो किया। लेकिन रोज रोज कम से कम एक दो वारदातें होती हैं जिसमें पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे जाते हैं। बलूचिस्तान के लोगों ने, उनके फाइटर्स ने कई जगहों पे, वो उनका सिस्टम यह है, दुकान वो अपने शहर में जाते हैं, शहर पे कब्जा कर लेते हैं, अपना झंडा लगाते हैं, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे कब्जा रखते करते, और फिर चुपचाप चले जाते हैं। ये दिखा रहे हैं कि हम आपके ऊपर हावी है। और ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका यह है कि चीन और अमेरिका को लड़ा दो पाकिस्तान के अंदर, और यही हो रहा है। चीन ने $65 बिलियन का डाल रखे सीपेक के नाम पे, लेकिन सीपेक का हो क्या रहा है? कुछ नहीं। ग्वादर ने उसमें सबसे बड़ा पोर्ट बना दिया, एयरपोर्ट बना दिया। एयरपोर्ट में एक हवाई जहाज हफ्ते में एक बार आता। आप मुझे बताइए एक एयरपोर्ट चल सकता है इतने में? बिल्कुल इतना बड़ा नहीं। सा ग्वादर का पोर्ट है, ठीक है, उसमें कितने पानी के जहाज आते हैं? पिछले पूरे साल में 7, पूरे साल में। तो अनवायबल है। आपने ग्वादर में उसको फंसा दिया। अब इधर से अमेरिका जंप कर रहा है, क्यों? इसको पता है अफगानिस्तान में तेल है, गैस है, सोना है, कॉपर है, तांबा है, और उसके पास रेयर अर्थ है, सैंडेक और रिकोडेक के माइंस में।
तो अमेरिका की तो लार टपक रही है कि भैया वो हमें मिल जाए। उसके साथ साथ उसका डबल फायदा होता है कि चीन को हमने गिरा दिया। तो अब चीन और अमेरिका लड़ रहे हैं पाकिस्तान की धरती के ऊपर। हमारा काम अब बस इतना है कि एक अच्छा सा छाता लगाएं, शिकंजी बनाए और बगल में रखे पकौड़े, आराम से बैठे, शिकंजी पिए और पकौड़े खाएं। पाकिस्तान अपने आप ठीक हो जाएगा। सर ये शिकंजी और पकौड़ी 40 मिनट तक हम खाते रहे, जैसे आप बताते रहे, और मुझे लगा कि मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ, मुझे सारी चीजें समझ आ रही हैं। हमारे दर्शकों को भी सर ये बहुत ही मजेदार, ये जो एपिसोड है वो बहुत मजेदार लगा होगा। सर आप हमारे शो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी ऐसे ही आप हमारा मार्गदर्शन करते रहें सर, हमारे लोगों को ये चीजें समझाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी, और हमेशा रहूंगा आपके साथ। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।